आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम इंसान कहां जा रहे हैं, हमारे रिश्ते कहां सिमट कर रह गए हैं। कहते हैं ना कि सब्जी में नमक ज्यादा हो जाना एक आम गलती है, लेकिन एक बूढ़ी मां को भूखा रखकर मार देना ये कोई गलती नहीं, ये एक जघन्य अपराध है। और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की है। ये कहानी है एक शांत स्वभाव के बेटे की, उसकी पत्नी की और उस बुजुर्ग मां की जिसे उसके अपनों ने ही ठुकरा दिया था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। दोपहर के ठीक 2:30 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गाजियाबाद के पुराने इलाके में बसे आनंद विहार कॉलोनी में फाल्गुन महीने की तपती धूप अपने पूरे शबाब पर थी। लेकिन उस कॉलोनी के आखिरी छोर पर बने मकान नंबर 23 की एक छोटी सी कोठरी में घना अंधेरा पसरा हुआ था। ये अंधेरा रोशनी की कमी का नहीं था, ये अंधेरा इंसानियत की कमी का था, संवेदनाओं की कमी का था। उस कोठरी की 4 दीवारी में कैद थी 76 साल की कौशल्या देवी। कभी ये घर उनकी मेहनत और पसीने से बना था, आज वही घर उनके लिए काल कोठरी बन चुका था। बगल वाली रसोई से आ रही पकौड़ों की महक, उसमें तल रहे हरे धनिये और पुदीने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। ये ऐसी महक थी जो किसी के भी मुंह में पानी ला सकती थी, लेकिन उस कोठरी में बैठी कौशल्या देवी के लिए ये महक किसी अजाब से कम नहीं थी। कौशल्या देवी फटी हुई चारपाई के किनारे दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। उनकी देह पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। 70 के दशक को पार कर चुकी उनकी आंखें अब धंस चुकी थी और उनमें नमी भी सूख गई थी। बचा था तो बस एक अंतहीन इंतजार। उनके पेट में भूख की ऐंठन उठ रही थी। पिछले 2 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। बीती रात उनकी पोती ने चुपके से एक रोटी का टुकड़ा दिया था, लेकिन वो क्या खाना था। भूख की आग में वो रोटी का टुकड़ा तिनके की तरह जल गया। उन्होंने कांपते हाथों से पास रखे मिट्टी के घड़े को छुआ। घड़ा खाली था। सुबह से उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं देखी थी। सूखे गले से उन्होंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बाहर से बंद था, उस पर एक मजबूत सांकल लगी हुई थी। उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा, बहू, रुक्मिनी, पानी दे दे बेटा, प्लीज। आवाज इतनी धीमी थी कि दीवार के उस पार भी शायद ही जाती हो, लेकिन अगर जाती भी तो रुक्मिनी को सुनाई देती या नहीं, ये सवाल था। दूसरी तरफ रसोई में रुक्मिनी चूल्हे पर पकौड़े तल रही थी। 32 साल की रुक्मिनी देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे कोई मुखौटा लगा हो। उसके हाथ में कलछी थी और आंखों में गुस्सा। वो बड़बड़ा रही थी, रोज रोज का झंझट है ये। पानी चाहिए, खाना चाहिए, जब जी चाहे तब बिस्तर गंदा कर दो, जब जी चाहे तब खांस कर मेरा दिमाग खराब कर दो। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, अब तो बस जान से हाथ धो बैठी है। उसने जोर से करछी पटकी और तवे से पकौड़े निकालने लगी। तभी रसोई के दरवाजे पर एक नन्ही सी परछाई दिखी। ये थी 8 साल की मुन्नी, कौशल्या देवी की पोती और रुक्मिनी की बेटी। मुन्नी की मासूम आंखों में एक डर था, लेकिन दादी के लिए प्यार उस डर से बड़ा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी, दादी जी को खाना दे दो ना, उन्होंने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, मैंने देखा था, उनकी आंखों से पानी बह रहा था। रुक्मिनी ने तीर की तरह पलट कर देखा, उसकी आंखों में आग थी। चुप कर, तुझे किसने बुलाया यहाँ? तू उस कमरे के पास भी मत जाया कर, वो बुढ़िया नाटक करती है, भूखी नहीं है वो, बस मुझे परेशान करना है उसे। मुन्नी डर गई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने आगे कहा, लेकिन मम्मी, दादी तो बहुत कमजोर हो गई हैं, डॉक्टर से दिखा दो ना। डॉक्टर? पैसे कहाँ से लाऊं डॉक्टर के लिए? तेरे पापा जो हर महीने पैसे भेजते हैं वो काफ़ी नहीं है, और ये बुढ़िया अगर मर भी जाएगी तो क्या, बोझ तो कम होगा। रुक्मिनी की ये बात सुनकर मुन्नी सख्ते में आ गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ ऐसी बातें कैसे कर सकती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मिनी ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और रसोई से बाहर धकेल दिया। जा, अपना कमरा जा, और खबरदार जो उस तरफ गई तो। मुन्नी सिसकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका मासूम दिल इस क्रूरता को समझ नहीं पा रहा था। रुक्मिनी ने वापस रसोई में आकर पकौड़े निकाले। उसने एक प्लेट में अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े सजाए। फिर उसने एक अलग कटोरे में 2 सूखे बासी पकौड़े रखे। उसने सोचा, दे दूंगी शाम को अगर याद रहा तो, लेकिन फिर उसका मन बदल गया। नहीं, आज नहीं दूंगी। कल इसने मुझसे चाय मांगी थी जब मैं टीवी देख रही थी, इतनी हिम्मत, आज भूखी रहेगी। उसने वो 2 पकौड़े वापस डिब्बे में रख दिए और अपने पकौड़ों में चटनी डालकर खाने लगी। उधर उस बंद कमरे में कौशल्या देवी को प्यास के मारे बुरा हाल था। उनका गला सूख कर कांटा हो गया था, जीभ तालू से चिपक रही थी। उन्होंने फिर से आवाज दी, बहू, सुनती हो, थोड़ा पानी दे दे, बस एक घूंट पानी। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। उस खामोशी में उनके अतीत की यादें गूंज रही थी। उन्हें याद आया वो समय जब उनके बेटे सुरेश की शादी हुई थी।
कैसे उन्होंने अपने गहने बेचकर रुक्मिणी के लिए सोने की चेन खरीदी थी, कैसे उन्होंने अपने हिस्से का खाना भी रुक्मिणी को खिला दिया था, क्योंकि वो नई नई घर आई थी और उसे सब कुछ अच्छा लगे। उन्हें याद आया वो दिन जब सुरेश की नौकरी लगी थी मुंबई में। तब रुक्मिणी ने कहा था, अम्मा जी आप घर पर रहिए, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आज वही रुक्मिणी उन्हें भूखा मार रही थी। कौशल्या देवी ने दीवार की तरफ देखा। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, उनके दिवंगत पति की तस्वीर। उनसे बातें करने लगी। सुनते हो, तुम्हारा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, तुम्हारी बहू मुझे मार डालेगी, लेकिन मुझे गिला नहीं है। बस एक बार सुरेश को देख लूं, फिर चैन से सो जाऊंगी। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू रूखे गालों पर गिरे और वहीं सूख गए। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग में सुरेश अपने काम में व्यस्त था। 40 साल का सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। वो बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ का पूरा ख्याल रखती है। हर महीने वो पैसे भेजता, फोन करता और माँ की खैरियत पूछता। माँ हमेशा कहती, सब ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रख, बहू बहुत सेवा करती है। सुरेश को क्या पता था कि ये उसकी माँ की मजबूरी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की जिंदगी में कला हो, इसलिए वो चुप थी। आज सुरेश का मन अजीब हो रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। ऑफिस का काम करते करते अचानक उसका ध्यान भटक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने कलम रख दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। आखिरी बार जब वो घर गया था 6 महीने पहले, तब माँ थोड़ी कमजोर लगी थी, लेकिन रुक्मिणी ने कहा था कि उम्र का असर है, ठीक हो जाएंगी। उसने सोचा क्यों ना इस बार अचानक चला जाऊं, सरप्राइज दूंगा सबको। उसने अगले दिन की छुट्टी मंजूर करा ली और रात की बस पकड़ ली। उसे नहीं पता था कि यह सरप्राइज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित होगा। रात के 10 बज गए थे। आनंद विहार कॉलोनी में सन्नाटा छा गया था। मकान नंबर 23 में रुक्मिणी सो रही थी। मुन्नी अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी दादी की याद आ रही थी। वो धीरे से उठी, दबे पांव चलती हुई उस कोठरी के पास पहुंची जहां उसकी दादी बंद थी। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से आवाज दी, दादी दादी आप सो गईं? अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, मुन्नी बेटा तू कैसे आई यहां? जा सो जा, तेरी मां देख लेगी तो मारेगी। दादी मैं आपके लिए पानी लाई हूं। मुन्नी ने दरवाजे के नीचे की दरार से एक छोटी सी सुराही अंदर करने की कोशिश की। उसकी नन्ही समझ ने यही उपाय सोचा था। सुराही मुश्किल से अंदर गई। कौशल्या देवी ने घिसटते हुए उसे उठाया और पानी पिया। पानी की एक एक बूंद अमृत की तरह लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुन्नी मेरी राजकुमारी, तू ही तो मेरी असली बेटी है। जा बेटा, अब जल्दी से जा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मुन्नी रोते हुए वहां से हटी। उसका छोटा सा दिल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मां इतनी क्रूर क्यों है। अगली सुबह सूरज निकला तो कौशल्या देवी की हालत और बिगड़ गई। पूरी रात उन्होंने प्यास और भूख में गुजारी थी। अब उनके शरीर में बुखार चढ़ रहा था। वो बेहोशी और होश के बीच झूल रही थी। रुक्मिणी ने आज सुबह भी उन्हें खाना नहीं दिया। वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। उसने नए कपड़े पहने, मेकअप किया और मुन्नी को बोली, मैं शाम तक आऊंगी, उस बुढ़िया के पास मत जाना, समझी? मुन्नी ने सर हिलाया, लेकिन मां के जाते ही वो दादी के पास भागी। उसने दरवाजे पर कान लगाए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो डर गई। दादी दादी आप सुन रही हैं? उसने जोर से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मुन्नी घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसी वक्त गली में एक ऑटो रुकने की आवाज आई। सुरेश ऑटो से उतरा। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था और मां के लिए लड्डू का डिब्बा। उसे देखते ही मुन्नी दौड़ी और उससे लिपट गई। पापा पापा आप आ गए? सुरेश ने उसे उठा लिया। हाँ बेटा, सरप्राइज। तेरी मम्मी कहाँ है? दादी कैसी हैं? मुन्नी का चेहरा उतर गया। उसने डरते हुए कहा, पापा दादी को बहुत तबीयत खराब है। मम्मी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है, 2 दिन से खाना नहीं दिया। सुरेश के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। उसने मुन्नी को नीचे उतारा और तेजी से उस कोठरी की तरफ भागा। उसने देखा दरवाजे पर एक मजबूत सांकल लगी हुई थी। माँ चिल्लाकर कहा, माँ मैं सुरेश आ गया, माँ आवाज दो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुरेश की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उबल रहे थे। उसने अपने पूरे जोर से दरवाजे पर लात मारी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार दरवाजा टूटा। सांकल टूटकर गिरी। वो अंदर घुसा। देखा तो माँ उसकी फर्श पर पड़ी थी। उनके शरीर में सांस बाकी थी, लेकिन मुश्किल से। उनके होठ सूखे हुए थे और आंखें बंद थी। माँ मत जाओ माँ, मैं आ गया हूं, प्लीज आंखें खोलो। सुरेश उनके पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने माँ का सिर अपनी गोद में उठाया। कौशल्या देवी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। उन्हें देखा तो सुरेश था। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कांपते हाथ से बेटे के गाल को छुआ। बेटा तू आ गया, मैं जानती थी तू आएगा, मुझे पूरा यकीन था। माँ चुप रहिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। सुरेश ने उन्हें उठाने की कोशिश की। नहीं बेटा, अब वक्त नहीं है, मैं जा रही हूं, बस तू याद रखना
कभी किसी को भूखा मत रखना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। भूख सबसे बड़ा दर्द है। माँ, ऐसा मत कहिए, मैं आपको ले चलता हूँ। तेरी बहू से मत कहना कुछ, उसे माफ कर देना, शायद उसे समझ नहीं आया, लेकिन तू अच्छा इंसान बनना। मेरा बेटा हमेशा अच्छा इंसान बनेगा। इतना कहते ही कौशल्या देवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपना इंतजार खत्म कर लिया हो। माँ, माँ, मत जाओ माँ। सुरेश की चीख पूरे घर में गूंज गई। दरवाजे पर मुन्नी खड़ी रो रही थी। उसने अपनी दादी को खो दिया था। शाम को जब रुक्मिणी बाजार से लौटी तो उसने देखा घर में सन्नाटा था। अंदर आई तो सुरेश माँ की लाश के पास बैठा था। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, उनमें सिर्फ खून के निशान थे। रुक्मिणी डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, सुरेश, आप कब आए? ये क्या हुआ? अम्मा जी को क्या हो गया? सुरेश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आग थी। तू पूछती है क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? तूने ही तो मेरी माँ को मारा है। तूने उन्हें भूखा रखा, तूने उन्हें प्यासा रखा,